गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देन द थर्ड पीस इज़ द प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Place or the physical distribution means all those activities which are needed to make the goods and the services available at the right place. तो फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेस बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमारे कंज्यूमर को, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ही जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो पाता है कंज्यूमर को at the right time, in the right quantity, at the right place. So we take 2 decisions in place and the physical distribution. One decision regarding the channel of distribution means कौन कौन से चैनल्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करेंगे. जैसे मैन्युफैक्चर से एजेंट के पास जाएगी, एजेंट से होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर के पास जाएगी. मतलब 1 चैनल यूज़ करेंगे, 2 चैनल यूज़ करेंगे, या डायरेक्टली जैसे आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन जो प्लेसमेंट हो पाती है प्रोडक्ट्स की, तो ऑनलाइन जो सेलिंग हो रही है वो क्या है, वो डायरेक्ट प्लेसमेंट है, उसमें कोई भी मीडिएटर यूज़ नहीं हुआ है. तो यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम फिजिकली अवेलेबल करवा रही हैं चीज़ें कंज्यूमर को. तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे? डिसीजन रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स. जैसे सूरत में कॉटन मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलता है. अगर दिल्ली में एक कस्टमर को अगर सूरत से मटेरियल परचेज़ करना है तो वो क्या डायरेक्टली सूरत जाएगा परचेज़ करने के लिए? नहीं, वो क्या करेगा, सूरत से कोई भी ट्रेडर होलसेल में क्वांटिटी, बल्क में क्वांटिटी परचेज़ करेगा और फिर वो जो दिल्ली के रिटेलर्स हैं उनको सप्लाई करेगा और रिटेलर से कंज्यूमर को अवेलेबल हो पाएंगी चीज़ें. सो दिस इज़ द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एंड द सर्विसेज. ओनरशिप को चेंज करने के लिए. ओनरशिप कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैन्युफैक्चर टू कस्टमर हो जाएगी, उसका ओनरशिप की शिफ्ट हो जाएगा. जैसे हमें टी, बल्ब, पेपर, बुक हम कहाँ से खरीदते हैं? हम रिटेल सेलर से खरीदते हैं, लेकिन रिटेलर को वो सब कहाँ से परचेज़ करता है? होलसेलर से. होलसेलर किससे करता है? एजेंट से करता है या डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से करता है. तो हमें एडवांटेज क्या है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के? इससे क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ द एफर्ट है. इकोनॉमी ऑफ द एफर्ट क्या हो जाता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमें हमारा जो टाइम है और मनी है वो दोनों सेव हो जाते हैं. हमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के पास नहीं जाना पड़ता. और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लार्ज एरिया को कवर कर लेती हैं. जैसे अगर मैं सूरत में अगर मैंने कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रही है तो वो सूरत के लोग ही खरीद पाएंगे. ऐसे तो विदाउट, अगर उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की चीज़ें, तो जो मेरा जो बिज़नेस है वो सिर्फ सूरत तक ही लिमिट होके रह जाएगा. बट विद द हेल्प ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैं जो अपने बिज़नेस का मार्केट है उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता हूँ. कन्वीनियंस टू द कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो जाती है. कहीं भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं बट ईज़िली उनको अपनी मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं. वो चीज़ें ऑथेंटिक और यूज़फुल मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैन्युफैक्चर से उसका डायरेक्ट लिंक होता है. तो वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन भी वो कस्टमर तक सप्लाई करते हैं. जो डायरेक्ट सेलिंग है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है. उनके जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो बहुत सारे होते हैं. वो हर कंपनी उनको बेयर नहीं कर सकती हैं. वो सिर्फ बिग कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपना उस पर स्पेंड कर सकती हैं पर्सनल सेलिंग पर. तो ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम
दो तरह के चैनल्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट चैनल एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल क्या होता है? जब चीज़ें हम सप्लाई करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में, कोई भी इंटरमीडिएटर ही नहीं है। ये कैसे हो गए? जैसे ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं हमारे पास चीज़ें, ये क्या है? ज़ीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें कोई भी मीडिएटर यूज़ नहीं है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इससे क्या होंगी, हमारी जो चीज़ें हमें कॉस्टली नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। जो हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो चीप होगी। कंपनी जितने भी उसके जो डायरेक्ट शोरूम्स है, रिटेल शेप्स है, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा करनाल में लिबर्टी का शोरूम है, तो उन्होंने जो भी लिबर्टी अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है वो वहाँ पर हमें डिलीवर हो जाती है। देन डोर टू डोर सेलिंग, ज़ीरो चैनल कहाँ कैसे होगा? जब मैन्युफैक्चर है वो डायरेक्टली डोर टू डोर सेल करती है। जैसे यूरेका फोर्ब्स क्या करती है, उनके जो पर्सनल सेलर होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो डायरेक्टली घर घर आके कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। मेलिंग ऑर्डर सेलिंग, मेलिंग ऑर्डर सेलिंग में क्या होता है? वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मेल भेजती है, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और ऑर्डर भी मेल के थ्रू ही रिसीव करती हैं। टेली मार्केटिंग, मोबाइल के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो भी टेलीफोन पर ही वो लेते हैं और आपको फिर वो डिलीवर कर देती हैं थ्रू कुरियर। इंटरनेट सेलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंटरनेट सेलिंग भी ज़ीरो मार्केटिंग, ज़ीरो डायरेक्ट चैनल होता है। इसमें भी कोई भी मीडिएटर यूज़ नहीं होता है। देन इनडायरेक्ट चैनल, जब हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डीलर कर रहे, एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। जब हम मीडिएटर पर्सन यूज़ कर रहे हैं, जब हम मिडल मैन्स को यूज़ कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट चैनल। इसमें टाइप्स होते हैं इनडायरेक्ट चैनल में। वन लेवल चैनल में क्या होगा, मतलब मैन्युफैक्चर रिटेलर को डिलीवर करेगा और रिटेलर कंज्यूमर को डिलीवर कर देगा। टू लेवल चैनल में क्या होगा, मैन्युफैक्चर पहले होलसेलर को डिलीवर करेगा, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को करेगा। थ्री लेवल में क्या करेगा, मैन्युफैक्चर ने अपने एजेंट्स, पर्सनल एजेंट्स हायर किए होते हैं। पर्सनल एजेंट्स मैन्युफैक्चर से मटेरियल परचेज करेंगे और वो होलसेलर को देंगे, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। तो दिस इज़ द थ्री लेवल ऑफ द channel distribution. Then the physical movements of the goods. The next is the physical movement of the goods. जो प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम डिसीजंस लेते हैं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स लेती हैं। जब हम ऑर्डर देते हैं तब हमें चीज़ें, हमारे पास ओनरशिप हमें नहीं मिलती हैं। जब उसकी फिजिकली रियल में जब उनकी मूवमेंट होगी गुड्स की, तभी कंज्यूमर उसको अवेल कर पाएंगे। तो कंजम्पशन के लिए फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स होना बहुत ही ज़रूरी है। Physical movement of the goods are helpful to provide the products at the right place in the right quantity at the right time. So if the product is not available, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। सो फिजिकल हैंडलिंग जो मूवमेंट होती है गुड्स की, एक प्लेस से दूसरी जगह पर पहुंचाना। जैसे मैन्युफैक्चर वो हुआ है सूरत में और कंज्यूमर को ख़रीदना है वो दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो पाता है, सो दिस इज़ द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जिसकी हेल्प की वजह से कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर पाएगा ख़रीद कर। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आपको कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट को पसंद किया और उसका ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा, देन पैकेजिंग, लेबलिंग, देन उसके बाद उसकी मूवमेंट होगी, देन कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग की स्पीड अगर अच्छी है, अगर मेरा प्रोडक्ट अगर मुझे
प्लेस करने के बाद जल्दी अवेलेबल हो जाता है तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाता है, क्योंकि उसके लिए कस्टमर को वेट करना पड़ेगा कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए। और ऑर्डर्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द कस्टमर टू मैन्युफैक्चर। जैसे अगर मान लो कस्टमर को कोई भी जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, तो उसको रिटर्न कर देगा। तो उसमें भी क्या करेगा, वो पहले कंप्लेंट करेगा, फिर ऑर्डर को वापस भेजेगा, फिर मैन्युफैक्चर को मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम देखेगा। तो इस प्रोसेसिंग में भी जितना टाइम लगेगा फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से रिटर्न जाने में मैन्युफैक्चर तक, इस पर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। सो हमेशा हमारा एक टारगेट रहता है कि जो ऑर्डर प्रोसेसिंग जो टाइम है वो हमेशा कम होना चाहिए, ताकि कस्टमर को ईजिली अवेलेबल हो पाए कोई भी जो वो प्रोडक्ट चाहता है और वो कंज्यूम कर पाए। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है, चीज़ों और जो गुड्स और रॉ मटेरियल होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। कहाँ, जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हुआ है और जहाँ पर उसकी सील होगी, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। जैसे रेल हो गया, रोड हो गया, एयर हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। डिफरेंट मोड्स हम ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ करते हैं। सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हम किस टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे बल्क वाली चीज़ें हैं उनके लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा वैल्यूएबल और लग्जरी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं। फिर थर्ड है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, जैसे अगर जो मैन्युफैक्चर है वो वन आइटम्स प्रोड्यूस नहीं करता है, वो बल्क में चीज़ों को प्रोडक्शन करता है। जैसे उसने 10,000 प्रोड्यूस कर लिए, बट अभी तक जो उसको ऑर्डर मिला है 2,000 का ही मिला है, तो 8,000 वो कहाँ रखेगा, उसके लिए वो वेयर हाउस बनाता है। वेयर हाउस में क्या होता है, चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। तो वेयर हाउसिंग क्या होता है, होल्ड करना चीज़ों को, प्रिजर्व करके रखना चीज़ों को। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ जब उसकी सीज़न होता है तब बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, बट ऐसा नहीं है कि सेम क्वांटिटी हम तभी उसको कंज्यूम कर लें, उसमें टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम उस गेहूं को स्टोर करके रखेंगे। स्टोर के लिए हम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी यूज़ करेंगे। या तो मैन्युफैक्चर की अपने आप वेयर हाउस बनाते हैं या फिर वो रेंट पर सर्विसेज लेते हैं वेयर हाउस की। फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायर द डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ द इन्वेंट्री, मीन्स कितनी इन्वेंट्री रखे। इन्वेंट्री इन द सेंस रॉ मटेरियल वो कितना रखे, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। या अगर उसका सीजनल प्रोडक्ट है तो उसको कितना लगता है कि उसको कितनी डिमांड होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग उसको अपना इन्वेंट्री रखेगा। ठीक है, अगर उसको लगता है कि उसकी जैसे अम्ब्रेला अगर कोई कंपनी बनाती है, उसको लगता है कि मेरे हर सीज़न में कम से कम 50,000 अम्ब्रेला तो सेल हो जाते हैं, तो वो अपना रॉ मटेरियल, अपना जो उसके इनपुट्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग अवेलेबल करके रखेगा। कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, ताकि वो इतने आउटपुट तो निकाल सके। इसीलिए अगर वो हायर लेवल इन्वेंट्री लेवल, अगर वो आउटपुट को प्रोड्यूस करके रखेगा, अगर मान लो उसके प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि अगर उसके अम्ब्रेला की सेल 50,000 प्रोडक्ट्स उसको लगता है कि उसके सेल हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो जब उसकी डिमांड होगी तब वो इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कस्टमर की सर्विस, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएगा नहीं, उसकी इन्वेंट्री लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन इन्वेंट्री लेवल के लिए उसको सही से फोरकास्ट करना होगा, कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए, उसके लिए उसका जो फोरकास्ट है कि डिमांड कितनी होगी वो करेक्ट होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर का जो सर्विसेज है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज़ कर पाए। ये जो इन्वेंट्री लेवल है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी कैसी है। अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम एडवांस में ही उसका इन्वेंट्री लेवल, मतलब जैसे मैंने बताया 50,000 तो 50,000 ही बना के रखेंगे, तो हम 50,000 बना के रखेंगे। अगर कंपनी की पॉलिसी की नहीं, पहले हम 20,000 बनाएंगे, फिर 20,000, फिर 20,000, तो इट डिपेंड्स ऑन द
कंपनी पॉलिसी कि वो कितना इन्वेंट्री लेवल रखेगी। फिर एक्यूरेसी द सेल फोरकास्ट कि उनकी जो उन्होंने भाई हमारी कितनी सेल हो जाएगी सीज़न पर, उसमें एक्यूरेसी कितनी है, उस पर भी हमारा इन्वेंट्री लेवल क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है। फिर रिस्पॉन्सिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत वीक है, मतलब अगर एक ऑर्डर सूरत से जाने तक दिल्ली तक मतलब वो 2-3 महीने लग जाते हैं तो हमें इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर हमारी जो सर्विस है बहुत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बहुत स्पीड है, बहुत अच्छी है, तो हमें कम इन्वेंट्री लेवल रखना पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री क्या होता है कि उसको रखने का खर्चा क्या आएगा, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी अगर हमने एडवांस में ही प्रोडक्शन कर ली है, वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट कम आएगी तो हम इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा रखेंगे, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो उसकी इन्वेंट्री लेवल कम रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम प्रमोशन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।